हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 24 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट अकिटल या फिर बेल मिलना दिशा रवि को, जो कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर के जो टूल किट इन्होंने प्रिपेयर किया था और उसको शेयर किया गया था क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग के द्वारा। तो इनके अगेंस्ट में जो पूरा प्लान था उसको लेकर के फिर इनको जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से जो भी प्रूफ्स दिए उनको दिल्ली कोर्ट ने, एक ट्रायल कोर्ट ने स्कैंटी बताया, बहुत कम बताया और सिटीजन्स को बोला कि सिटीजन्स जो हैं वो कॉन्शियंस कीपर हैं। दैट मीन्स बहुत सोच समझ करके आगे चलते हैं। इवन जो गवर्नमेंट है उस पर अगर गवर्नमेंट कुछ भी कदम उठाती है, दैट मीन्स स्टेट अगर कोई भी कदम उठाता है तो उस पर सिटीजन्स को पूरा राइट है कि वो सवाल उठा सके। ठीक है, ये कह के और फिर इनको बेल फिर बाद में मिल गई है और ये अपने घर पहुंच गई है। बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी काम का नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे। इधर वाला ये वाला आर्टिकल भी काम का नहीं है, इधर वाला ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, ये भी काम का नहीं है। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे अगर हम देखें तो एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत हो। इधर देखोगे आप 3 स्टेट्स में जहाँ पर कोविड-19 केसेस में सर्ज देखा जा रहा है, एक इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, वहाँ पर 2 नए स्ट्रेन के केसेस भी आए हैं। बट पॉजिटिव थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इस सर्ज से जो कोविड-19 के केसेस ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं उनमें इन दोनों स्ट्रेन के केसेस नहीं हैं। बाकी और कुछ काम का है नहीं। ये पुणे की इमेज है, ये भी काम का आर्टिकल नहीं है, तो ये भी काम का आर्टिकल नहीं है, तो ये भी काम का आर्टिकल नहीं है, तो ये भी काम का आर्टिकल नहीं है। तो फ्रंट पेज से हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है। आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये कि सेंटर ने अपनी तरफ से बैंक्स को एक अलर्ट जारी किया है कि जो लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर में दिया जाना था उसका जो डिसबर्सल है या उसका जो लोन प्रोवाइड करने का जो स्पीड है वो बहुत कम हो गया है, स्लो डाउन हो गया है। तो उसको अभी मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ से देखेंगे। बाकी ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। आगे चलते हैं। फिर एक्सप्लेन पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये कि माइग्रेंट पॉलिसी जो अभी नीति आयोग ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट माइग्रेंट पॉलिसी रिलीज़ की है उसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, क्या आउटलाइंस हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, पूरे आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस पेज पे दूसरी न्यूज़ है, फेसबुक ने रीस्टोर कर दिया है न्यूज़ शेयरिंग को ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हमने कल परसों देखा था कि फेसबुक ने बिल्कुल सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे वजह क्या है कि जो गवर्नमेंट कानून ला रही है उस कानून में जो बिल में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में पहले तो नो कॉम्प्रोमाइज़ इशू था कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बट फेसबुक के साथ में फिर बातचीत हुई तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उस बिल में कुछ चेंजेस लाने की बात कह दी। तो फेसबुक की भी अपनी बात से हट गया, एडामेंट नहीं रहा, अड़ा नहीं रहा अपनी बात पे और अल्टीमेटली न्यूज़ शेयरिंग को रिस्टोर कर दिया। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिर्फ ये वाला। इसमें भी ये शुरुआती पोर्शन जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो श्रीलंका में अभी विजिट है उसके क्या मायने हैं और क्या पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रपोजल रखा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में श्रीलंका के साथ में जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करके। तो इंडिया का क्या कंसर्न है वो भी जानेंगे। ये शुरुआती पोर्शन काम का है। बाकी इस पेज में बिल्कुल कुछ भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर देखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन की जो आप कह सकते हो एटॉमिक वॉच डॉग जो है जिसको हम बोलते हैं IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको अभी ईरान ने मना कर दिया है कि आप हमारे जो भी एटॉमिक स्टैब्लिशमेंट है या न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट है उनकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे ऊपर यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। जब तक यूएसए सैंक्शंस को नहीं हटाता तब तक हम IAEA को हमारे यहाँ पर इंस्पेक्शन करने का एक तरीके से इजाज़त नहीं देंगे। तो पॉइंट यहाँ पर आपके लिए जो है वो ये है कि आप गूगल करोगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है और फिर बाद में आप देखोगे एजेंसी कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, क्या इसकी फंक्शनिंग है, वो सारी डिटेल आपको गूगल करके देखनी है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फर्स्ट वन, चाहे बॉर्डर टेंशन कितने ही चले हों चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड अभी भी कम नहीं है।
2020 का डेटा रिलीज हुआ है और डेटा रिलीज में ये पता पड़ा है कि इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा ट्रेड 2020 के टाइम पे चाइना के साथ ही रहा है, जबकि जो ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, गलवान वैली वाले रीजन में कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बावजूद, जबकि यूएसए के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हुए, उसके साथ में भी हमारा जो ट्रेड है वो चाइना से कम रहा। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा कि जो नई गाइडलाइंस सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए लॉन्च की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उसमें थोड़ा सा कंसर्न राइज किया जा रहा है इन इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कि भाई हमसे तो कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया गया। और इसमें दो मुद्दे हैं जिन पर वो सवाल उठा रहे हैं। एक तो वो जानेंगे कि दो मुद्दे क्या हैं, और दूसरा कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से, तो जानेंगे इस आर्टिकल को। तो दो आर्टिकल्स हो गए इस पेज से। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर इस आर्टिकल में जो यूएस फेडरल रिजर्व, जैसे हमारा आरबीआई होता है ना, वहाँ पे सेंट्रल बैंक को यूएसए में फेडरल रिजर्व बोलते हैं, और इसके जो चेयर हैं उनका नाम है जेरोम पॉवेल। उन्होंने ये कहा है कि फेडरल रिजर्व को अभी यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो आर्टिकल हमारे लिए काम का नहीं है, बस इतना सा ही बताना था कि यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है। ठीक है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। बॉन्ड यील्डिंग के बारे में हमने कल पूरी डिटेल देख ली थी कि अगर बॉन्ड यील्ड हो रहा है मतलब उस टाइम उसमें बॉन्ड जो हैं उनकी क्वालिटी बिगड़ रही है, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ काम का नहीं है। इधर कल परसों यूएसए का एक प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा था तो टेक ऑफ करते ही उस प्लेन के एक इंजन में आग लग गई थी। उसी को बताया कि डैमेज जो है वो मेन था मेटल फटीग की वजह से, कि लगातार यूज़ हो रहा था बैक टू बैक इस प्लेन का, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक ब्लेड थी इस इंजन की, वो ब्लेड टूट गई थी फैन की, और उसकी वजह से वो आग लग गई थी। तो आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कि सेंटर ने अपनी तरफ से अलर्ट डिक्लेयर किया है कि बैंकों को कि ये स्लो डाउन क्यों हो रहा है लोन में। देखो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड डेटा अवेलेबल कराता है बैंक्स को, जिससे क्या है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगाया गया था पिछले साल, उसकी वजह से जो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोलेट्रल फ्री 10,000 रुपये का एक साल के लिए लोन प्रोवाइड करने का इसमें प्रोविज़न था। बट ये जो कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करने वाली स्कीम है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में स्पीड बहुत कम हो रही है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर डिक्लेयर किया है कि बैंकों को ये जो प्रोविज़न दिया गया था इस स्कीम में, उसकी मेन वजह ये थी क्योंकि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, ये लोग अगर लोन की ज़रूरत होती है इनके पास में, इनको ज़रूरत होती है, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल जो अनऑर्गेनाइज जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको बहुत सारा ब्याज देना पड़ता है। अगर आप फिर बोलते हैं आगे कि इनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है, तो ये जो स्कीम जो शुरू की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसकी वजह ये थी कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और अपने काम को फिर से स्टार्ट कर पाएँ। अगर सिबिल स्कोर देख करके जिसके बेसिस पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, सिबिल स्कोर जो है वो अगर इनको मनी लेंडर्स को सपोर्ट नहीं करता है, स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट नहीं करता है लोन लेने के लिए बैंक से, तो उस केस में केवल और केवल एक चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो स्ट्रीट वेंडर अगर लोन डिफ़ॉल्टर है, पहले उसने कोई लोन लिया है और लोन रिटर्न नहीं कर पाया है, तो बस उसी केस में आप उसके लोन को रोको। बाकी एप्लीकेशंस आई हुई है उनको आप जल्दी से अप्रूव करो। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को ऑफर करती है कोलेट्रल फ्री, मतलब गिरवी कुछ भी नहीं रखना है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना 10,000 रुपये एक साल के लिए। इसका मेन काम क्या था कि जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले और जिनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था लॉकडाउन की वजह से, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। अभी तक लगभग 37 लाख लोन एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं, जिनमें 20 लाख लोन को सैंक्शन किया जा चुका है। बट दिसंबर में क्या है, थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया। स्लो डाउन की वजह एक तो ये बताई जा रही है कि बैंक जो है जल्दी से लोन देना नहीं चाह रहे हैं, दूसरी ये वजह बताई जा रही है कि बैंकों के पास में वर्कलोड ज़्यादा था क्योंकि क्वार्टर एंड था उस टाइम पे दिसंबर में। तो ऐसे ये वजह बताई जा रही है और ये आर्टिकल यहीं पे खत्म है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से कि माइग्रेंट पॉलिसी जो नीति आयोग ने अभी रिलीज़ की है जिसका ड्राफ्ट, उसकी क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है, क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, पॉइंट्स है जिसमें वो हाईलाइट
कर रहे हैं। देखो, जो एग्जोडस देखा गया था, रिवर्स माइग्रेशन देखा गया था, लगभग 10 मिलियन माइग्रेंट लोगों का, जिनका कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने एक वर्किंग ग्रुप के सपोर्ट के साथ में काम किया और एक पूरा लेबर पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश की है कि इंडिया में जो माइग्रेशन है उसको हमें प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस पॉलिसी में राइट बेस्ड अप्रोच है, मतलब अधिकार देने की बात की जा रही है। उनको ये नहीं कि उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मिनिमम हैंडफुल्स थोड़ा सा यूँ कर दो कि हाँ इनके रहने की जगह की व्यवस्था कर दो टेम्परेरी वे पे, या केवल लिमिटेड अप्रोच के बेसिस पे नहीं, अधिकारों के बेसिस पे कि उनके अधिकार क्या क्या बनते हैं, उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी में 2 अप्रोचेज पे फोकस किया गया है। पहली अप्रोच कि कैश ट्रांसफ़र देना, स्पेशल कोटा प्रोवाइड करना, उनको रिजर्वेशन देना, और दूसरी जो अप्रोच है उसमें क्या है कि एजेंसी तैयार करना। क्योंकि होता क्या है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई इनके पास में सॉलिड ना तो प्लेटफॉर्म होता है ना इनका ग्रुप होता है। तो बोले इस माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनकी एक एजेंसी का होना ज़रूरी है जिससे ये अपनी बात को राइज कर सके और अपनी डिमांड्स को पुट कर सके। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल वर्कर्स का जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो भी उनकी नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हैं, वो प्रोवाइड करना। तो दोनों चीज़ें आप देखोगे राइट बेस्ड अप्रोच है, ये ड्राफ्ट पॉलिसी में डिक्लेयर किया है। पॉलिसी ने अपनी तरफ से एक चीज़ बड़ी रिजेक्ट की है कि हैंडआउट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप केवल इनको टेम्परेरी या थोड़ा बहुत यूँ सपोर्ट कर दो कि भाई हाँ माइग्रेंट्स हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बट अब यहाँ पर आपको लिमिटेड अप्रोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसमें ये कहा गया है, जो अभी पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज़ की गई है नीति आयोग के द्वारा, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव करने की बात कर दी जाती है और जो पोटेंशियल है माइग्रेंट्स का उसको हार्नेस करने की बात की जा रही है। होता क्या है, देखो आज अगर एग्रीकल्चर से हम मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में अगर एग्रीकल्चर लेबर को लाना चाह रहे हैं तो उस केस में माइग्रेशन तो होगा ही ना, गाँव को छोड़कर तो लोग शहरों में आएंगे ही। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी चीज़ पर ध्यान देते हुए कहा है कि ये टेम्परेरी या परमानेंट इकोनॉमिक या सोशल एड की ज़रूरत नहीं है, इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या कहा गया है कि हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि जो माइग्रेंट्स है ना वो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ना वो इस तरीके की बननी चाहिए जो कि इंटरनल माइग्रेशन को फैसिलिटेट करे, ना कि उसको रोके। ठीक है, आप देखोगे 2017 में एक रिपोर्ट आई थी वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन की, उसमें भी ये बात कही गई थी जो कि वो स्टैब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। उस रिपोर्ट में आर्ग्यू किया गया था कि जो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में अगर हमें वाकई में इस लेबर फोर्स को लेके जाना है तो माइग्रेशन पॉलिसी हमारी सॉलिड होनी चाहिए, इनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे तभी तो हमारे यहाँ पर हम जो ग्रोथ रजिस्टर करना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में, वो अचीव हो पाएगी। फिर बात आ जाती है कि एग्जिस्टिंग लॉ क्या है और उसके साथ में इशू क्या है। करंटली जो है वो लॉ है द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979। अब 2017 की ये जो रिपोर्ट आई थी नहीं, यहाँ पे जो वर्किंग ग्रुप था माइग्रेशन के ऊपर, जिन्होंने अपनी बात कही, उसमें ये कहा कि एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देने के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो कॉन्फिडेंट फील करें और उनका अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनके राइट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली दिए जा सके उनको। तो एक इंटीग्रेटेड मैनर में सभी को एक साथ ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि माइग्रेंट वर्कर्स को आप सेपरेट मत ट्रीट करो, जो दूसरे वर्कर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे यहाँ के तमिलनाडु के हो, चाहे कर्नाटका के हो, वहाँ के जो गुजरात के हो, वहाँ के वर्कर्स को जो फैसिलिटी मिल रही है ना वो की वो फैसिलिटी आप माइग्रेंट वर्कर्स को दो। जबकि आप देखोगे जो ये एक्ट है ना 1979 का, इस एक्ट के प्रोविज़न ये कह रहे हैं कि जो लेबर्स का जो प्रोटेक्शन होना चाहिए उस प्रोटेक्शन के कंपैरिजन में जो आप देखोगे माइग्रेंट्स को फैसिलिटी मिली हुई है इस एक्ट के अंडर में वो थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेटरी हैं। तो ज़रूरत किसकी है कि एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में प्रॉपर एक पॉलिसी बने
वेजेस की बात प्रॉपर हो उनके लिए, ट्रैवल फैसिलिटी हो, अगर वो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह, अगर उनको जाना पड़ रहा है नौकरी ढूंढने के लिए तो उनको अलाउंसेस देने की बात करें, और वर्किंग कंडीशन है वो भी सूटेबल होनी चाहिए। देखो वैसे तो ये एक्ट था ना 1979 का, इसमें लगभग ये मॉडल तो 1975 में उड़ीसा में एक लॉ था उसी को ध्यान में रख करके बनाया हुआ था, बट उसमें कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट वर्कर्स और नॉन कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट वर्कर्स उनका इश्यू सही से टैकल नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि मान लो एक बंदा जो कि डीलिंग करता है कि हाँ मैं आपको एम्प्लॉयज मतलब जॉब करने वाले जो वर्कर्स हैं वो ला के दे दूंगा फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, महाराष्ट्र में किसी एम्प्लॉयर से बात करते हैं और वो फिर जाते हैं किसी गांव में बिहार यूपी उधर, और वहाँ से जो अनएजुकेटेड है अनस्किल्ड लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है, उनका एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वो ला करके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको जॉब दिलाता है। तो इन लोगों को तो देखो उड़ीसा के इस मॉडल लॉ में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन थी, पर कोई इंडिविजुअल अपने घर को छोड़ करके जॉब लेने के लिए इंडिपेंडेंटली जाता है महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटका में, गोवा में या गुजरात में, तो उन लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं थी इस एक्ट में। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो ये गैप है ना कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट वर्कर और इंडिपेंडेंट माइग्रेंट वर्कर, इसको भी खत्म करने की जरूरत है, और ये चीज कहीं ना कहीं हाईलाइट की भी गई है नीति आयोग की जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज हुई है। तो बोले कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को एम्प्लॉयमेंट को अमेंड करने की ज़रूरत है 1979 का जो एक्ट है, जिससे कि एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सके माइग्रेंट वर्कर्स का और उनको प्रोटेक्शन भी दी जा सके। ठीक है, 2007 में जो नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में बनाई गई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमें एक प्रॉपर लीगल आर्किटेक्चर भी बनाने की ज़रूरत है जिससे कि सोशल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जा सके इन माइग्रेंट वर्कर्स को। अब बात आती है कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, गवर्नमेंट के नट एंड बोल्ट्स क्या काम करने वाले हैं, क्या उर्जे पुर्जे हैं। देखो नीति आयोग की ड्राफ्ट पॉलिसी ने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात की है, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया जाए जो कि कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करे किस किस के बीच में, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल डिपार्टमेंट्स, और प्रोग्राम जो भी उनके लिए बनाए जाए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उनको इंप्लीमेंट करे। तो कहने का मतलब एक नोडल एजेंसी, नोडल स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए जो कि आइडेंटिफाई कर सके डिमांड्स को और क्या क्या फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल है उसको इंप्लीमेंट कर सके। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को आप नोडल मिनिस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं जो कि इन सभी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगी, और साथ में एक स्पेशल यूनिट क्रिएट की जाए जो कि कन्वर्जेंस लेकर के आए इन सभी इंस्टीट्यूशंस में जो भी फंक्शनिंग हो उनके अंदर। तो इससे क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स के कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उनको ग्रीवांस को एड्रेस करने के लिए कैपेबल हो, और एक जब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे ना अलग अलग डिपार्टमेंट, तो देखो उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलता ही है। इसके अलावा जो ये स्पेशल यूनिट स्टैब्लिश की जाएगी वो माइग्रेंट रिसोर्सेज से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड जितना कुछ भी डेटा है उसको मैनेज किया जाएगा, जो भी उनके पास में संसाधन हो उनको देखा जाएगा, माइग्रेशन जोन कौन सी है, कहाँ से लोग ज़्यादा छूट उठ के आ रहे हैं और कौन से ज़्यादा स्टेट्स में जा रहे हैं, वहाँ पर नेशनल लेबर हेल्पलाइन प्रोवाइड करना, एक लिंक प्रोवाइड करना वर्कर हाउस होल्ड के बीच में और गवर्नमेंट स्कीम्स के बीच में, क्योंकि कई माइग्रेंट वर्कर्स को ज़्यादातर को तो यही नहीं पता होता कि गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रखी है, तो वो इनको एजुकेट करना और साथ में इंटर स्टेट माइग्रेशन को भी मैनेज करना प्रॉपर वे में। ये काम करने का जो है मेन बीड़ा दिया जाएगा स्पेशल यूनिट को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि नोडल एजेंसी होगी उसके अंडर में ये काम होगा। देखो माइग्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट्स होते हैं, वहां पर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को एक साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ड्राफ्ट ने ये चीज़ सजेस्ट भी की है कि जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेबर डिपार्टमेंट्स देखो सोर्स स्टेट में भी है और डेस्टिनेशन स्टेट में भी। फॉर एग्जांपल बिहार का अगर कोई बंदा दिल्ली में आता है काम करने के लिए, तो बिहार का एक ऑफिसर, लेबर ऑफिसर जो है उसको आप अपॉइंट करो बिहार के को, कहाँ पे, दिल्ली में, जिससे कि वो बिहार के जो माइग्रेंट्स दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस कर सके और वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम को उस लेबर ऑफिसर के सामने जाके बता दें। तो इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या काम होगा। तो ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पर यही बताया गया है। इसके अलावा आगे जो हम देखेंगे वो है कि किस तरीके से माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन होता है बट क्यों ना माइग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में किया जाए। तो जहां से माइग्रेशन ओरिजिन हो रहा है, माइग्रेंट्स चल रहे हैं, जहां से शुरुआत हो रही है, वहां पर भी तो कुछ किया जा सकता है ना, जिससे कि माइग्रेशन क्राइसिस आए ही ना। तो एक सेकेंड, तो किस तरीके से माइग्रेशन को रोका जा सकता है या माइग्रेशन को
कंट्रोल्ड मैनर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देखो, माइग्रेशन है डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज यूएसए को देखो क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि उसने इमिग्रेशन को एक्सेप्ट किया। वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, चाइनीज़, इंडियन, इंडोनेशियंस, ये इवन जो वहाँ के नेटिव खुद को बोलते हैं, वो लोग भी फ्रांस या यूके से उठ के आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से माइग्रेशन तो देखो हमेशा डेवलपमेंट का एक इंटीग्रेटेड पार्ट हमेशा रहा है, बट फिर भी हमें ज़रूरत है, ड्राफ्ट पॉलिसी ने रिकमेंड किया है कि माइग्रेशन को हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें, स्टेम करें। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2017 की जो रिपोर्ट है ना, उसमें तो ये बोला था कि माइग्रेशन को फैसिलिटेट करो या फिर उसमें आप कंटिन्यू काम करते रहो, माइग्रेशन को, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स को जो प्रॉब्लम आती है उनको सॉर्ट आउट करो। बट यहाँ पर रिपोर्ट ये कह रही है, जो अभी लेटेस्ट ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज हुई है नीति आयोग की, उसमें ये कहा जा रहा है कि माइग्रेशन को हमें रेस्ट्रिक्ट करने की भी ज़रूरत है। क्यों ना हम सोर्स स्टेट में ही मिनिमम वेजेस की अवेलेबिलिटी कर दें, जिससे कि जो लोकल लाइवलीहुड है, ट्राइबल लोग हैं या फिर जो लोग भी अपने गाँव को, अपनी जो खेत है उनको छोड़ करके फिर दूसरी जगह जाते हैं, उनको अगर वहीं पे जॉब मिल जाए, वहीं पर अगर वो लोग एम्प्लॉयबल बन जाते हैं, तो फिर वो क्यों जाएंगे अपने गांव को छोड़ करके। तो इसके लिए ज़रूरत है कि एक प्रॉपर वे में कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जाए, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स के साथ में उनका कोलैबोरेशन हो, जिससे क्या हो कि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम अगर सोर्स स्टेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी, झारखंड में कुछ हो रहा है, तो वहां पर उन प्रोग्राम्स का उनको बेनिफिट मिले, और इससे क्या होगा, माइग्रेशन कम से कम हो पाएगा। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बने, और ये जो सीबीओज है ना, ये पंचायतों के साथ में भी कोलैबोरेट करे, क्योंकि गाँवों से लोग ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको पंचायती लेवल के ऊपर ही स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, प्रो पुअर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाए, जिससे कि गरीबों को वहीं की वहीं पे थोड़ा सा जॉब प्रोवाइड कर दी जाए और इसलिए वो आराम से जी सकें। तो वो चीज़ें करने में लोकल गवर्नमेंट्स के साथ में कोलैबोरेशन करना, इसके लिए भी ड्राफ्ट पॉलिसी ने अपनी तरफ से एक स्कोप प्रोवाइड किया है। साथ में लॉन्ग टर्म गोल या पॉलिसीज, उसमें ध्यान ये दिया जाए कि पंचायतों का रोल ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स को वो सहायता प्रोवाइड कर सकें। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। माइग्रेंट वर्कर्स का किस तरीके से पंचायत हेल्प कर सकती है, नंबर 1 कि वो उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सकती हैं, उनको पासबुक इशू कर सकती हैं, उनको माइग्रेशन मैनेजमेंट और गवर्नेंस में हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं, साथ में उनको ट्रेनिंग दे करके वहीं की वहीं रख सकती हैं, प्लेसमेंट दिला सकती हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एश्योरेंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस देना, हेल्थ सिक्योरिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी अवेलेबल कराना। उन सारे कामों में पंचायत लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो क्यों ना फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का प्रॉपर फायदा उठाया जाए। इसका एक बेनिफिट कहीं ना कहीं माइग्रेंट क्राइसिस भी, माइग्रेंट वर्कर्स को भी मिल सकता है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा की। तो इसमें आप देखो कि 2017 की जो रिपोर्ट थी वो और न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी दोनों ने इस चीज़ पर जोर डाला है कि डेटा की क्रेडिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेटा प्रॉपर अवेलेबल होगा तो एक, और वो भी सेंट्रल डेटाबेस, ठीक है, जिससे क्या होगा, माइग्रेंट वर्कर्स की डिमांड कितनी है कि वाकई में गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर कितनी जॉब्स हैं जिससे कि वो माइग्रेंट वर्कर्स को वहाँ पर जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, और कितने माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर को छोड़ करके उस तरफ जा रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कोई गैप ना हो, उसको फुलफिल करने के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एक सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी का काम शुरू भी हो चुका है, और वो चीज़ यहाँ पे मेंशन भी की गई है नीति आयोग की इस ड्राफ्ट पॉलिसी में। इससे क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स में। साथ में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो भी स्कीम बना रही है उन चीज़ों को अवेलेबल करा सकती है उनको। अच्छा, एक चीज़, डेटा के लिए सेंसस ऑफिस पे रिलाई किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि सेंसस में तो हर 10 साल में डेटा आता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत होगी। देखो, सेंसस ऑफिसेज जो है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आ रही है, तो वहाँ से जो डेटा जब कलेक्ट किया जाएगा कि कितने माइग्रेंट्स गए हैं, कितने लोगों का मूवमेंट हुआ है, तो एक तो देखो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। पता पड़े कि होम मिनिस्ट्री तो माइग्रेंट वर्कर किसी और को कंसिडर कर रही है और लेबर मिनिस्ट्री किसी और को कंसिडर कर रही है, तो उस चीज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। इसी तरीके से कितनी पॉपुलेशन का मूवमेंट हो रहा है, सीजनल और सर्कुलर माइग्रेशन कितना हो रहा है, माइग्रेंट स्पेसिफिक वेरिएबल्स
कि हाँ कहाँ पर कितना फैसिलिटेट करना है, कितनी फैसिलिटी देनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट करना है, उनके लिए बेसिक एम्यूनिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें डेवलप करनी है, उसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो करंट एग्जिस्टिंग सर्वेज हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है। तो 2017 की रिपोर्ट में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कही गई थी कि सेंसस डेटा यूज़ किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या आती है उसमें कि वो तो 10 साल में एक बार होता है। तो क्यों ना फिर सेंसस के साथ में और जो सर्वेज हैं, जैसे कि एनएसएसओ का भी डेटा हमारे पास में अवेलेबल होता है, विलेज लेवल का जो डेटा है वो पंचायतों के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेटा हैं उनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है या जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इस डेटा को जो कि एनएसएसओ प्रोवाइड करता है, क्यों ना उसका यूज़ किया जाए और जो एक सेपरेट सर्वे माइग्रेशन के लिए भी कंडक्ट करवाना शुरू कर दे। फिर जो इंपॉर्टेंट इश्यू आ जाता है दैट इज कि शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकना जरूरी है। और इस चीज को भी पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण होता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उनको टाइम पे जॉब नहीं मिलना, या फिर उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ रिक्वायर्ड हैं खाने की रहने की वो नहीं मिलती है, या कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान कर रहे हैं, कभी कोई एम्प्लॉयर परेशान कर रहा है, तो उन सारी प्रॉब्लम को भी हमें ध्यान में रख करके इनकी इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की ज़रूरत है। इस पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं वो इस्टेब्लिश कर दी गई है ऑलरेडी, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड में। तो इस तरीके के प्रोविज़न, इस तरीके के मॉडल्स पे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की जो कि ड्राफ्ट पॉलिसी ने अपनी तरफ से बताए हैं। तो ड्राफ्ट ने अपनी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ट्राइबल अफेयर के जो डेटाज हैं, जिनमें माइग्रेशन का डेटा उनके पास में अवेलेबल है, बोला उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए और ये नोटिस किया जाए कि हाई माइग्रेशन जोन्स कौन से हैं, कहाँ से ज़्यादा लोग उठ करके जा रहे हैं और कौन से रीजन में जा रहे हैं, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का प्रॉपर वे में पता किया जाए। और वहाँ पर जहाँ से सोर्स है, जहाँ से ज़्यादा लोग उठ के जा रहे हैं, तो वहीं पर उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए। उनकी स्किल बिल्डिंग होगी तो फिर वो एम्प्लॉयबल होंगे, फिर माइग्रेशन करने के बावजूद भी वो फिर बेरोजगार ना रह करके उनको या तो अपने सोर्स स्टेट में ही नौकरी मिल जाए या फिर डेस्टिनेशन पे जाने के बाद में नौकरी मिल जाए। तो उनको एम्प्लॉयबल बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रिकमेंडेशन कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर में कुछ प्रोविजंस करने की ज़रूरत है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वो भी उनकी लोकल लैंग्वेज में। तो इसके लिए क्या क्या किया जाए कि जो सोर्स स्टेट है वहाँ से एक्सपर्ट टीचर्स को एम्प्लॉय किया जाए और जहाँ पर वो डेस्टिनेशन है वहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे अगर एजुकेशन नहीं लेंगे ना, तो फिर वो कब अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे। एजुकेशन तो एम्पावरमेंट का काम करती है ना, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट तो फिर इसका मतलब फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर रिकमेंडेशन है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को कहा है कि भाई आप एड्रेस करो उन सभी इश्यूज़ को, जैसे कि नाइट शेल्टर की बात करो, शॉर्ट स्टे होम्स की बात करो, सीजनल अकोमोडेशन की बात करो। जो माइग्रेंट सिटीज़ है जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर जाकर के रह रहे हैं, उन सिटीज़ में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो उनको। ऐसे ही नालसा 1987 के एक्ट में जो स्टैब्लिश किया गया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि हमारे डीपीएसपी में एनफिसाज किया हुआ है, उसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ में मिलकर के नालसा को काम करना चाहिए और एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिससे क्या है कि माइग्रेंट वर्कर्स का जो ग्रीवांसेज है, जो भी उनकी दुख दर्द पीड़ाएं हैं, उनको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए। जैसे कि ट्रैफिकिंग लेना, उनकी जो ट्रैफिकिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है उनकी, माइग्रेंट वर्कर्स की, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके पास में पैसे की कमी होती है तो उसके चक्कर में वो बिकते रहते हैं, खरीदे जाते हैं। मिनिमम वेजेस का वायलेशन ना हो, उनसे बोला तो जाता है कि महीने का इतना रुपया मिल जाएगा, फिर जब वो पहुंच जाते हैं घर छोड़ करके, दूर अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में, और वहाँ पर फिर उनको टाइम पे प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं, वो प्रॉपरली उनको दिया जाए। वर्क प्लेस में उनको अब्यूज़ किया जाता है, बहुत काम करवाया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, वो चीज़ भी उनकी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है माइग्रेंट वर्कर्स का, तो उनको भी खामियाजा या फिर जो हर्जाना मिलना चाहिए उसके लिए लड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमने पूरी ड्राफ्ट पॉलिसी की इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट पॉलिसी है। ये रिकमेंडेशंस मेंस में लिखने के काम आ सकती है जब भी माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर कुछ लिखना हो, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर कुछ लिखना हो, या लेबर क्राइसिस या लेबर इशू पे कुछ लिखना हो। आगे चलते हैं।
फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, पाकिस्तान ने कहा है कि हम श्रीलंका के साथ में टाइज को इंप्रूव करना चाहते हैं वाया CPEC। देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें, ये $multi-billion प्रोजेक्ट है और इसमें श्रीलंका को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वैसे श्रीलंका देखो चाइना के साथ में ऑलरेडी बहुत सारा ट्रेड करता है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा भी चुका है। लगभग 99 ईयर्स के लिए अपना हम्बन तोता पोर्ट लीज पे भी देना पड़ गया श्रीलंका को इस चक्कर से। देखो, जो अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इनका विजिट चल रहा है श्रीलंका में, तो उसमें बोला कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसी की एक ब्रांच है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी को हम एक्सटेंड करके श्रीलंका को भी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। श्रीलंका अगर इंटरेस्टेड हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बेसिकली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, उसको चाइना के सिंजियान प्रोविंस से कनेक्ट करता है, जो कि चाइना की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी एक ब्रांच है। बट इंडिया जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए, BRI और पर्टिकुलरली CPEC की बात करें तो इसका क्रिटिकल रहा है। रीजन बीइंग, ये चाहे $50 बिलियन का प्रोजेक्ट हो, बट इंडिया से बिना पूछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये इसकी ब्रांच निकल रही है CPEC, तो इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को इग्नोर किया कि नहीं चाइना ने। इसी वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया इग्नोर कर रहा है। तो आपको एक बार इसका मैं मैप दिखा देता हूं, एक सेकंड। अब ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे है कि चाइना से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ जाता हुआ अब ये देखो इंडिया की बॉर्डर के बिल्कुल पैरेलल जा कर के, और फिर बाद में ये ग्वादर यहाँ पे है पाकिस्तान में, पोर्ट बलूचिस्तान में। तो यहाँ इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को इग्नोर कर दिया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो कश्मीर पाकिस्तान का थोड़े ना है, वो कश्मीर इंडिया का है। तो उस केस में इंडिया से एक बार परमिशन या इंडिया से कंसल्ट करना ज़रूरी था, इसीलिए इंडिया ने अपनी तरफ से बिल्कुल रिजेक्ट कर रखा है बॉर्डर रोड, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको, और पर्टिकुलरली CPEC को ज्वाइन करने से। नई केस में अगर इंडिया ज्वाइन करे तो इसमें चाइना को भी फायदा है और पाकिस्तान को भी फायदा है, बट वही है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का ध्यान नहीं रखा गया, तो इंडिया इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है चाइना का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। बॉर्डर टेंशन चाहे कितनी रही हो, चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड जो रहा वो बहुत ज़्यादा रहा है। ये क्या है पूरा मुद्दा देखते हैं। देखो, चाइना के साथ में इंडिया का ट्रेड, अगर इंडिया का ट्रेड देखें ना 2020 में, वो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी तरफ से जो डेटा रिलीज़ किया है उसमें। दूसरा, USA दूसरे नंबर पे आया है जिसमें ट्रेड के रिलेशंस इंडिया के साथ में अच्छे भी रहे, बट उसके बावजूद जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था वो इंडिया US रिलेशन के या इंडिया US ट्रेड पे ज़्यादा देखने को मिला था। देखो, 2019 के टाइम पे जनवरी से दिसंबर के बीच में चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड था $85.47 बिलियन का, जो कि घट करके कितना हुआ 2020 में कोविड-19 की वजह से, और रही सही में गलवान वैली में इधर जो क्लैश चल रहा था उसकी वजह से $77.67 बिलियन। बट फिर भी इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ ही रहा, चाहे चाइनीज़ ट्रूप के साथ में गलवान वैली में जो भिड़ंत हुई हो वो देखो, चाहे ईस्टर्न लद्दाख में टेंशन हुई हो। इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत बैन भी किया, पॉपुलर एप्लीकेशंस को बैन किया, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, इवन खुद को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बहुत सारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी स्कीम्स भी चला दी कि कैसे भी करके क्रिटिकल गुड्स पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। फिर भी आप देखोगे लगभग $77.67 बिलियन का ट्रेड हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 में। इसमें मेनली इंडिया ने जो इंपोर्ट किए हैं वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जो कि $17.82 बिलियन की रही, और दूसरा इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया चाइना से न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, जिसकी वैल्यू रही $12.35 बिलियन की। और दूसरी तरफ चाइना को जो हमने एक्सपोर्ट किया उसमें इंक्रीमेंट हुआ है लगभग 319.14%। हमने जो एक्सपोर्ट किया है ना चाइना को, वो मेनली था स्टील प्रोडक्ट हो गए, आयरन एंड स्टील हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है चाइना को। तो ओवरऑल दोनों का बायलैटरल ट्रेड कितना रहा, $77.67 बिलियन। इसी तरीके से जबकि USA के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे थे, बट फिर भी हमारा जो ट्रेड रहा USA के साथ में वो कितना रहा, दैट इज़ अराउंड $75.95 बिलियन, जो कि चाइना के बाद में नंबर 2 पे आता है, जिसमें हमने USA को जो एक्सपोर्ट किया वो भी डाउन गया है कोविड-19 की वजह से, और कहीं ना कहीं इंपोर्ट है वो भी ड्रॉप हुआ
कोविड-19 की वजह से। आगे चलते हैं। और कितना डाउन हुआ है, देखो यूएसए को हम एक्सपोर्ट किया करते थे 2019 में 53.82 बिलियन डॉलर्स का, जो कि कितना हो गया कोविड-19 की वजह से 2020 में 49.06 बिलियन डॉलर। इसी तरीके से यूएसए से हमारा इंपोर्ट जो था वो था लगभग 36.28 बिलियन डॉलर्स का, जो कि घट करके 2020 में कितना हो गया कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से 26.89 बिलियन। बट ओवरऑल चाइना नंबर 1 और यूएसए नंबर 2 हमारा ट्रेड पार्टनर रहा 2020 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। बट उन्होंने ये कहा कि जो गाइडलाइन आप डिक्लेयर कर रहे हो बिना कंसल्टेशन के, बहुत कम कंसल्टेशन की गई है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी तरफ से इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब फाइनल वर्जन गाइडलाइंस का जल्दी ही रिलीज होगा, जिसमें ये जो आईटी प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे फेसबुक, ट्विटर हो गया, या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ओटीटी जिनको बोलते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट शेयर हो रहा है तो उस कंटेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। अगर वो एंटी नेशनल होता है या फिर कहीं पर भी इस तरीके के कंटेंट शेयर किए गए जो कि नेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल इंटेग्रिटी, उस पर सवाल उठाए, तो ये प्रोविज़न अभी करने की बात हो रही है। बट जो इस पर्टिकुलर आईटी सेक्टर के या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं दो। एक तो ये कि पहले तो ये था कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को चाहिए है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो उसका रिस्पॉन्स करने का जो मैक्सिमम टाइम था वो 72 घंटे का था, उसको घटा करके आप 36 घंटे कर रहे हो। तो एक तो ये बिना कंसल्टेशन के किया हुआ है। दूसरा, इसमें बताया जा रहा है कि नई जो गाइडलाइंस आप ला रहे हो वो कहीं ना कहीं इन स्टेक होल्डर से कंसल्ट तो करते एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर कंसल्टेशन प्रॉपर होती है तब जाकर के कोई प्रॉपर पॉलिसी बने, क्योंकि बायलैटरल चीज़ें जो होती है ना जिसमें डिस्कशन प्रॉपर होता है, फिर पॉलिसी भी अच्छी बन पाती है। तो मुद्दा क्या है वो हमने देखा। अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है उसके पीछे अगर हम देखें, गाइडलाइंस में जो चीज़ है वो हमने देखी ली कि 36 घंटे का रिस्पॉन्स, मतलब 36 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। मान लो कि कोई XYZ प्रोग्राम है वो अमेजॉन प्राइम पे आ रहा है और उस पर्टिकुलर वीडियो में या उस प्रोग्राम में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऑफेंसिव कंसिडर कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो अमेजॉन प्राइम को लेटर लिखेगी या इन्फॉर्म करेगी कि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये जो चल रहा है प्रोग्राम, इसकी ट्रेस करो कि ये इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है। तो ये जो रिस्पांस आएगा ना अमेजॉन प्राइम से, वो पहले 72 घंटे का दिया हुआ था, बट उनको अब 36 घंटे के अंदर अंदर ही रिस्पांस करना पड़ेगा। तो इनके लिए डिफिकल्टी ये है कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है, बहुत लोग मिलकर के काम करते हैं, बोले किस किस को ट्रेस करेंगे, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। दूसरा, जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका सेक्शन 79 अमेंड करने वाली है। अभी तक तो क्या था, सेक्शन 79 ये कर रही प्रोटेक्शन देता था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक इम्यूनिटी देता था, बचाता था, बट अब उस इम्यूनिटी को ख़त्म करके ये कहा जाएगा सेक्शन 79 में कि जो सोशल मीडिया ऑनलाइन कंपनीज हैं इनको प्रोएक्टिवली कंटेंट को ट्रेस करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा और प्रिवेंट भी करना है कि जो अनलॉफुल कंटेंट है उसको हटाया जा सके, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ इसमें पूरी डिस्कस की गई है, जो कि हमने देख ली। बाकी और कुछ भी आपको देखना हो मैं आपको स्क्रीन पे सेट कर रहा हूँ इसको प्रॉपरली, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।